हेलो दोस्तों, आज जो है हम देखने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का बीआरएफ का क्वेश्चन पेपर, दैट इज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि पूछा गया था बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में इन द ईयर 2022, जो कि एनईपी बेस्ड एग्जामिनेशन थी। सो लेट अस सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसकी टाइमिंग 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है 70 दिए गए हैं। अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन ईच सेक्शन, और वही नोट जो है आपको हिंदी में भी दिया गया है। सो लेट अस सॉल्व। सबसे पहले खंड ए सेक्शन ए दिया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। यस दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे मेनली कौन से पूछे गए थे, और शॉर्ट में जो है हम डिस्कस कर लेंगे उसके आंसर्स। इसके डिटेल्ड आंसर यदि आपको देखने हैं, समझने हैं, तो ऑलरेडी हमने बीआरएफ पे 5 यूनिट्स जो हैं वो समराइज्ड वे में हमने रिवाइज कर ली हैं। यदि आपको वो देखनी है, नहीं देखी है, तो आप डेफिनेटली उसको पहले वॉच करिए और फिर जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा और कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय। ओके, तो उसको आप देख लीजिए, यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब जो है हम पढ़ते हैं अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। वर्ड लिमिट जो है आंसर की है इन 50 वर्ड्स। ओके, 2 into 3 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। चॉइस भी दिख रही है हमें, और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ओके, सबसे पहले व्हाट इज प्रपोजल, प्रस्ताव क्या है। तो दोस्तों, यदि हम प्रपोजल की बात करें तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है एग्रीमेंट होने के लिए 2 चीज़ें होनी ज़रूरी है। एक तो ऑफर, जिसे हम कहते हैं प्रपोजल भी, और दूसरा उसका एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे हमसे सिर्फ पूछा है प्रपोजल, तो प्रपोजल क्या है? अपनी इच्छा जाहिर करना किसी भी काम को करने के लिए या नहीं करने के लिए, ताकि सामने वाला उसका कंसेंट दे। यही चीज़ हम इंग्लिश में यदि बोलें, द विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू एनी एक्ट फॉर द कंसेंट, इट इज़ नोन एज प्रपोजल और एन ऑफर। ठीक है, तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में हमने डिस्कस कर लिया व्हाट इज प्रपोजल। अब यहाँ पे यदि हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, व्हाट इज लीगल कॉन्ट्रैक्ट। लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, या वेद अनुबंध क्या है हिंदी में। तो यदि हम बात करें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट हो सकता है जब वो इन्फोर्सिबल होगा लॉ के द्वारा, यानी लॉ जो है उसको इन्फोर्स कर पाएगी, तब वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। और भी क्वालिटीज़ हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, है ना। जैसे कि एग्रीमेंट जब होगा तो उसमें ऑफर भी होना चाहिए, प्रपोजल भी होना चाहिए, और उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए कि पर्सन जो है साउंड माइंड होना चाहिए, उसकी एज जो है माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर एज होना चाहिए। इस तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, है ना, कि कोई किसी तरीके का मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करते समय, और लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो इसको हमने डिटेल में देखा है, आप वहाँ देख लेना। और यहाँ पे हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया व्हाट इज लीगल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो है थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, या अनुचित प्रभाव क्या है। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला लीगल कॉन्ट्रैक्ट में कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, यानी आपने किसी को मेंटली टॉर्चर करके और उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया, दैट विल नॉट बी एन कॉन्ट्रैक्ट। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी किसी को भी प्रभावित करके अपने पावर में जो है आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को कर लिया, तो दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर है, वो पेशेंट से बोल रहा है कि वहाँ पे उस पर्टिकुलरली सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर यहाँ पे डील कर रहा है कि यदि आपने ये वाली मेडिसिन्स मुझसे नहीं ली हैं तो मैं आपका इलाज नहीं करूँगा। तो इस तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस करके जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, और इसी का ही मतलब होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज सब एजेंट। उप एजेंट का मतलब क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है एजेंसी बिजनेस से रिलेटेड है। क्या होता है, एक प्रिंसिपल है, एक ऑनर है, उसने अपॉइंट किया है एजेंट को कि उसके बिहाफ पे एजेंट जो है काम कर पाए। अब काम जो है बहुत ही बड़ा है, एक्सपांडेबल लेवल पे है, तो एजेंट क्या करता है, वो एम्प्लॉय करता है किसी दूसरे पर्सन को, जो कि कहलाता है सब एजेंट। तो सब एजेंट जो है एम्प्लॉयड होता है किसके द्वारा,
ओरिजिनल एजेंट के द्वारा, न कि प्रिंसिपल के द्वारा, न कि ऑनर के द्वारा, है ना। और वो लायबल भी किसको रहेगा, ओरिजिनल एजेंट के ऊपर जो है वो लायबल रहेगा। तो दिस इज सब एजेंट। अब बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब क्या है, शिकायत से आपका क्या आशय है। तो नॉर्मली शिकायत किसी को एक्सप्रेस करना, लेकिन यदि हम कॉन्ट्रैक्ट में यदि बात करें तो एक्सप्रेस करना इन रिटर्न रिगार्डिंग द misappropriate action done by a businessman to the consumer under the consumer protection act के तहत जो है ये होती है कंप्लेंट। ओके, और ये रिटर्न में होना चाहिए। और ये किस कारण से होता है, जब कंज्यूमर के साथ अनट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं, या फिर उससे हायर प्राइस चार्ज किया गया है, या भी उसके गुड्स से रिलेटेड जो है उससे कुछ डिफेक्टिव क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे दिए गए हैं। इस तरीके की चीज़ें जो हैं कंप्लेंट में शामिल होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे सेक्शन बी की तरफ, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हैं हमारे 4 × 9 36 मार्क्स के। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेज पे। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 9 मार्क्स के हैं। ओके, ईच क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स। वर्ड लिमिट जो है आपको 200 वर्ड्स में लिखना है। तो 6th क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन विथ इलस्ट्रेशन। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। दैट मीन्स ऑल एग्रीमेंट्स कैन बी कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी जो है वो पूरी होनी चाहिए। वो किसी मिस अप्रोप्रिएशन से, मिस रिप्रेजेंटेशन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, कोएरिक्शन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो इस तरीके की पूरी क्वालिटीज़ जो है असेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की, वो हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। रही बात एग्जाम्पल की, तो यदि हम सेम वही एग्जाम्पल ले लें कि ए ने ऑफर रखा था बी के सामने कि वो जो है कार बेचना चाहता है फॉर ₹5 लाख टू द बी, ये ऑफर है। अब प्राइस है यहाँ पे, लीगल कंसिडरेशन है कि ए कार दे रहा है, बी उसके बिहाफ पे अमाउंट देगा। यदि बी उसको एक्सेप्ट कर लेता है ना, बिना किसी इन्फ्लुएंस के या किसी भी मिस रिप्रेजेंटेशन के, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें, व्हेन इज एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट। प्रस्ताव की स्वीकृति कब पूर्ण होगी, जब सामने वाला उसका कंसेंट दे देगा, तब जो है किसी भी ऑफर का एक्सेप्टेंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। जब ए ने प्रस्ताव रखा है बी के सामने, ऑफर रखा है या प्रपोजल रखा है बी के सामने, जब बी जो है उसका कंसेंट दे देगा कि हाँ मैं रेडी हूँ कार खरीदने के लिए, या फिर मैं रेडी नहीं हूँ कार खरीदने के लिए, जो भी वो कंसेंट देगा, तभी जो है माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गया है उस पर्टिकुलर ऑफर का। ठीक है, तो ये होता है हमारा कि एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इज कंप्लीट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मटेरियल अल्ट्रेशन। मटेरियल में स्पेलिंग गलत है, MATERIAL हो जाएगा। महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या होता है, पर्टिकुलरली किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना, किसी इंस्ट्रूमेंट में चेंज करना कुछ, वही होता है मटेरियल अल्ट्रेशन। बिना ड्रॉवर के या ऑनर के जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको पता या उसको इन्फॉर्म किए बिना उसमें कुछ चेंज कर देना, दैट इज़ मटेरियल अल्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, चेक हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, या वैसा और कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, वहाँ पे हमने प्लेस चेंज कर दी, यदि अमाउंट चेंज कर दिया, टाइम चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया, और जिसने हमें वो चेक ऑफर किया है उसको बिना बताए यदि हमने वो किया है, तो दैट इज़ मटेरियल अल्ट्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम समझें कि ए ने बिल लिखा है बी पे ऑफ ₹500,
ओके, और वो ए ने जो है बी को दे दिया बाकी सब कंडीशंस के साथ कि किस दिन जो है वो बैंक से उसको विड्रॉ कर सकता है और सभी चीज़। बी ने क्या कर दिया, उस 500 में एक और ज़ीरो बढ़ा दिया, उसको कर दिया 5000। तब जो है उसने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के मटेरियल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया बिना ए के इजाज़त लिए हुए। तो दैट इज़ नोन एज मटेरियल अल्ट्रेशन। ओके, और इस बिहाफ पे बैंक के पास जब वो गया तो बैंक ने जो है उसको 5000 रुपये दे दिए, तो बैंक इसके लिए लायबल नहीं रहेगा, क्योंकि बैंक ने तो गुड कंसेंट में दिया है, बैंक को थोड़ी पता है कि ये चीज़ ऐसी हुई है। ओके, सो दिस इज द मटेरियल अल्ट्रेशन। ओके, यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 यदि हम डिस्कस करें, गिव द टाइप्स ऑफ एजेंसी, एजेंसी के प्रकार। तो एजेंसी के प्रकार की यदि बात करें तो एक होती है एक्सप्रेस्ड एजेंसी, जहाँ पे हम ओरल या रिटन में ये चीज़ बताते हैं कि ये हमारा एजेंट है और हमारे बिहाफ पे काम करेगा। दूसरा होता है इम्प्लाइड एजेंसी, जहाँ पे प्रिंसिपल या ऑनर जो है अपने आचरण से या अपने कंडक्ट से ये बताता है कि ये जो है मेरा एजेंट है और मेरे बिहाफ पे काम करता है। तीसरा होता है एजेंट बाय ईस्टॉपेल, दैट मीन्स थर्ड पार्टी को बिलीव करवाने के लिए हम ये बताते हैं ही इज़ माई एजेंट, ऐसा कोई काम करते हैं। ओके, और फोर्थ की यदि बात करें तो फोर्थ होता है नेसेसिटी एजेंसी, किसी नेसेसिटी के उसमें जो है हमें एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है, ज़रूरी हो जाता है, दैट इज़ नेसेसिटी एजेंसी। तो ये होते हैं कुछ प्रकार ऑफ द एजेंसी। अब हम बढ़ें आगे क्वेश्चन पे, व्हाट इज मेंट बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, विनिमय साध्य विलेख से क्या आशय है। ओके, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है इन राइटिंग, जिसमें जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑनरशिप, यदि वो गुड टाइटल में लिखा रहे। पहली बात तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी टू अ सर्टन पर्सन ऑन अ सर्टन डेट। किसी भी पर्सन को यदि कुछ अमाउंट पे करना है, दैट मीन्स ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना है, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल की यदि बात करें तो इट कैन बी अ प्रोमिसरी नोट, इट कैन बी अ चेक, या फिर इट कैन बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग क्या है। अब नेशनल कमीशन की यदि हम यहाँ पे बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट को निपटारा करने के लिए जो कुछ कमीशंस बनाई जाती हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, उसी में से जो थर्ड है दैट इज नेशनल कमीशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ रिड्रेसल ऑफ द कंज्यूमर। जब कंज्यूमर्स का डिस्प्यूट होता है तो नेशनल लेवल पे जो है गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो है नेशनल कमीशन इस्टेब्लिश करती है ना। और इसमें जो है 5 मेंबर्स रहते हैं, इसकी एज, इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं कि एज लिमिट क्या रहेगी, कंपनसेशन कितना रहेगा, है ना। तो वो सब चीज़ें जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है इसके यूनिट में। ठीक है, अब आगे बढ़ें यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ फेमा। फेमा क्या है, तो फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये जो है फॉरेन कैपिटल को मैनेज करने के लिए ऐसे लोग जो कि फॉरेनर्स हैं, जो कि इंडिया में बेस्ड हैं, लेकिन जिनका बिजनेस जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया भी चलता है, तो फॉरेन इनकम को रेगुलराइज करने के लिए जो है फेमा का गठन किया गया है। ओके, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है कि फॉरेन इनकम को रेगुलराइज करने के लिए, ओवर परचेज या सेल्स तो नहीं हो रही है बाहर से, उस चीज़ को देखने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, और फॉरेन एक्सचेंज रेट को जो है स्टेबल बनाने के लिए जो है फेमा का गठन किया गया है। ओके, और इसके लिए फेमा एक्ट 2000 जो है अप्लाइड है, जो कि हमने डिटेल में देखी है, तो वहाँ से आप और डिटेल में देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे सेक्शन सी की तरफ, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 into 14 यानी 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। दोस्तों ध्यान रखना, क्वेश्चंस के लिए इतना समय हमें नहीं लेना है एग्जाम में कि लास्ट वाले क्वेश्चंस हम छोड़ दें। ओके, जो कि बड़े हैं, एक क्वेश्चन छोड़ेंगे, डायरेक्ट 14 मार्क्स जो है हम एग्जामिनर को वैसे ही दे के आ गए, तो वो चीज़ें नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रखना है। तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, 500 वर्ड्स जो है लिमिट है, ईच क्वेश्चन कैरी 14 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 को यदि हम रीड करें,
व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 2000 और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी हमने ऑलरेडी फेमा को डिस्कस कर लिया शॉर्ट में, तो डिटेल में यदि आपको देखना हो तो आप उस यूनिट को देख लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी। विदेशी विनिमय प्रतिनिधि अधिनियम 2000 क्या है एंड इसके प्रमुख उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंज्यूमर के क्या राइट्स होते हैं? कंज्यूमर के राइट होते हैं राइट टू चूज़, उसको राइट है कि वो उसकी जो पसंद है वो उसको चूज़ कर सकता है, उस पर बिजनेसमैन जो है प्रभाव नहीं डाल सकता है, जोर नहीं डाल सकता है कि आप यही खरीदो। ओके, राइट टू बी हर्ड, उसको राइट है कि उसको सुना जाए, है ना। राइट टू रिड्रेसल, यदि कुछ डिस्प्यूट हुआ है तो उसका रिड्रेसल होना। राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसको राइट है कि वो उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली जाए। तो इस तरीके से कंज्यूमर के राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मेंशन है। ओके, अब 15th क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट द स्टेटमेंट। ये जो क्वेश्चन है जिसको हिंदी में भी हम देख लेते हैं, सभी अनुबंध ठहराव होते हैं किंतु सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं, कथन को समझाइए। तो यहाँ पे हमें वही चीज़ लिखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, सभी एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट हो सकते हैं व्हेन इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड व्हेन इट कवर्स द ऑल द वैलिड असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। जब वो पूरी असेंशियल्स कवर करेंगे किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, दैट मीन्स उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि डिटेल में हमने ऑलरेडी इसको यूनिट वाइज में देखा है। तो वहाँ ये सब चीज़ें आपको मेंशन करना है, पूरी एसेंशियल क्वालिटीज़ को आपको डिटेल में लिखना है। जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी का पॉइंट आता है कि मेजर होना चाहिए, अब उसमें आपको डिटेल लिखना है कि मेजर एज जो है 18 या अबव होना चाहिए तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, कोई भी माइनर जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, अनसाउंड माइंड कैन नॉट फिट फॉर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। इसी तरीके से कोई भी कोरिक्शन नहीं होना चाहिए, किसी प्रभाव में नहीं होना चाहिए, किसी थ्रेटनिंग वे में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो इन सभी को जो है हमें डिटेल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं with the question number 16. All agreements are void in the absence of consideration. Explain its exceptions also with illustration. प्रतिफल के अभाव में समस्त ठहराव व्यर्थ होते हैं। ओके, नियम के उपवादों को सउदाहरण समझाइए। ओके, सउदाहरण आएगा वहाँ पे। तो सबसे पहले हम ये समझें कि सभी एग्रीमेंट्स वॉइड क्यों हो जाते हैं बिना कंसिडरेशन के। तो पहले हम ये देखें कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा प्राइस जो कि पे किया गया हो किसके द्वारा, जिसने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिसर टू द प्रॉमिसरी। अब कंसिडरेशन ऐसी चीज़ है जो दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से, अदरवाइज वो एग्रीमेंट जो है व्यर्थ है, वॉइड है। जैसे कि ए ने जो है बी के सामने ऑफर रखा है कि मैं जो हूँ अपना घर आपको बेचूंगा फॉर ₹5 लाख। ओके, और बी ने यदि यहाँ पे उसका एक्सेप्टेंस दे दिया, यानी पहली चीज़ ये हो गई कि एग्रीमेंट तो हो गया। अब यहाँ पे कंसिडरेशन की बात करें तो बी ने क्या किया, बी को क्या मिल रहा है इसके बिहाफ पे, यदि बी पैसा दे रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, घर मिल रहा है। वहीं ए के कंसिडरेशन की बात करें तो ए को क्या मिल रहा है, वो पर्टिकुलरली प्राइस मिल रहा है। ये हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया। इसमें ये भी देखना है कि किसी के प्रेशर में आके तो वो नहीं कर रहा है ऐसी चीज़ें, या किसी फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें भी मैंडेटरी है। बट यहाँ पे हम सिर्फ कंसिडरेशन समझ रहे हैं। तो ए के लिए वो प्राइस है, वो पैसा है जो ए को मिलेगा, वहीं बी के लिए घर है जो उसको कंसिडरेशन में मिलेगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं जिसको हमें देखना है। अब ऐसे एग्रीमेंट भी हो सकते हैं जो कि कंसिडरेशन सिर्फ एक पार्टी को मिल रहा हो और दूसरे को नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए के फादर ने उसको जो है एक कार गिफ्ट की है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, दे सकते हैं। ऑब्वियसली रिलेशन ऐसा है फादर एंड सन का कि फादर जो है सन को गिफ्ट दे सकते हैं। अब फादर ने लव एंड अफेक्शन में अपने बेटे को ए को जो है कार गिफ्ट की है, तो यहाँ पे ए को कंसिडरेशन मिल रहा है, कार मिल रही है। लेकिन वहीं फादर की बात करें तो उन्हें कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। स्टिल दैट एग्रीमेंट इज वैलिड।
तो ये उसका एक एक्सेप्शन हो गया कि आउट ऑफ लव एंड केयर यदि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो जो है ऑब्वियसली वैलिड एग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सभी क्वेश्चंस को शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है, और डिटेल यदि आपको देखना है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं विद द 5 यूनिट्स की जो समरी क्रिएट है उसमें, ताकि जो है आपको इसके अलावा जो है कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। यदि आपने 5 यूनिट्स रिवाइज कर लिए हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, तो डेफिनेटली यू विल बी रेडी टू गिव द एग्जामिनेशन। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है पर्टिकुलरली किसी क्वेश्चन में तो आप उसको जो है पूछ सकते हैं। विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन।